अच्छा यार, तो जैसे कि हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं, तो जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। ठीक है, तो इस पेज पे जाके तो आपने पहले लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी जो है ना वो शराइत बता दूं, और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता दूं वो क्या क्या है। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर इसका अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका लैंडिंग पेज है। ठीक है, उसके बाद जी ये आ गया जी अबाउट प्रोग्राम में इसका आ गया कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कितना कर्जा मिल सकता है आपको, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और वापस कब करना है। तो ये हम सारा इस पेज में लिखा हुआ है, एक दफ़ा देख लेते हैं। तो मैक्सिमम जो लिमिट है इस कर्जे की वो है 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 मिलियन रुपीज़ आप इसमें हासिल कर सकते हैं। इसका टेन्योर है 3 साल में आपने इसको वापस करना होगा। ठीक है, तो लोन टाइप आपको रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 12 मंथ्स है। ठीक है, और रीपेमेंट टर्म आपको 24 महीने में। ठीक है, और यानी इसका मतलब ये है कि आपको 1 साल के बाद ये वापस कर सकते हैं लोन। ठीक है, तो किस्त जो शुरू होगी वो आपकी 13वें महीने शुरू होगी। ठीक है, पहले महीने शुरू नहीं होगी, वो होगी 13वें महीने शुरू होगी। ठीक है, और ग्रेस पीरियड आपको देंगे ये 3 महीने का, फ्रॉम कार्ड इशू फॉर रीपेमेंट कमेंसमेंट यूजेज। ठीक हो गया। वेंडर सप्लायर पेमेंट एंड यूटिलिटी बिल्स, गवर्नमेंट फीस, टैक्सेस, कैश विड्रॉवल फॉर मिसलिनियस बिजनेस पर्पसेस, डिजिटल ट्रांजैक्शन थ्रू। ठीक है, अच्छा ये अब वो बता रहा है कि ना हम आप इसको क्या क्या इससे कर सकते हैं। ठीक हो गया, और एंड यूज़र इंटरेस्ट रेट, यानी आपने 10 लाख लिया है तो आपने 10 लाख ही जमा कराना है। इसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है कि ये पंजाब के लिए जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, एज लिमिट इन्होंने बताई हुई है 21 से 27 साल। वो पंजाब का रहायशी हो, उसके पास वैलिड नंबर और CNIC होना चाहिए। ठीक है, और ये एग्जिस्टिंग बिजनेस पहले इस्टेब्लिश हो या फिर नया बिजनेस हो। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट। ठीक है, ये यानी कि आपने कि पहले बैंक से क्रेडिट लिया तो उसके आप डिफ़ॉल्ट ना करें हो, आपके जो है क्रेडिट पूरे हों, क्रेडिट स्कोर कम ना हो आपका। यानी ये उन केसेस में एलिजिबल है जब आपका पास क्रेडिट कार्ड और आपने उसका बिल ना जमा कराया हो। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड नहीं है आपके पास और आपने बिल नहीं जमा कराया, यानी उसका बिल तो फिर आपके पास इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। तो ये आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं किया। अगर यूज़ किया है और उसकी सारी पेमेंट्स की हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं इसके लिए। उसके बाद ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, ये जब आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करा लेंगे फिर वो ये देंगे। आप मेरा इसको दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये इसकी असेसमेंट दी है। और एक बंदा एक ही एप्लीकेशन जमा कराएगा। ठीक है, और ये आपका क्लीन लोन है। क्लीन लोन का मतलब ये है कि इसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं रखवानी पड़ेगी, कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जी हम चेक करते हैं हाउ टू अप्लाई। जो लिंक हमने ओपन किया हुआ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसकी फ़ीस है 500 रुपये और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, और ये फ़ीस ऑनलाइन ही जमा होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसकी और रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि जो हमारे पास 50% लोन है ना वो हम 6 महीने में लेंगे। ठीक है, 6 महीने में, यानी मैंने 10 लाख का लोन अप्लाई करना तो मैं 5 लाख रुपया 6 महीने में ले सकता हूँ। उसके बाद जो है वो इनकी कंपनी वेरीफाई करेगी कि मैं जो है सही जगह पे पेमेंट लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा। ठीक है, उसके बाद जाके मैं अपनी पेमेंट ले सकता हूँ, बाकी का 5 लाख बाद में ले सकता हूँ। ठीक है, ग्रेस पीरियड आफ्टर कार्ड इंश्योरेंस, यानी 3 महीने का पीरियड है, यानी 3 महीने जैसे वो कार्ड इशू हो जाता है उसके बाद 3 महीने में मुझे कोई पेमेंट वापस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ना 3 महीने आपको कोई पेमेंट जमा करानी पड़ेगी, लेकिन 3 महीने के बाद आपको किस्त जमा करानी पड़ेगी, और वो डिपेंड करता है आपने कितना लोन लिया है, उसका 5% आपको जमा कराना पड़ेगा। यानी जैसे मैंने लोन लिया अगर 5 लाख का भी लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो 5 लाख में मल्टीप्लाई करता हूँ 0.05 है तो मुझे 25,000 रुपया किस्त जमा करानी पड़ेगी। और ये डिपेंड करेगा कि मैंने लोन कितना लिया। अगर मैंने पहले 3 महीनों में लोन 1 लाख लिया तो मुझे उस हिसाब से किस्त जमा करानी पड़ेगी। यानी मुझे 10 लाख पे नहीं किस्त जमा करानी पड़ेगी, मुझे जितना मैंने लोन लिया है उस पे ही किस्त जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड 50% लिमिट रिलीज अपॉन सेटिस्फैक्ट्री यूजेज एंड रेगुलर रीपेमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन विद PRA एंड FBA। यानी अब इसमें वो ये कह रहा है कि ना आपने
50% आपको तब देंगे जब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे कि आप सारी पेमेंट कर रहे हैं, उस जो आपने आइडिया दिया है उसी पे फंड कर उसी पे इसको लगा रहे हैं। और जब आपका बिजनेस FBRC रजिस्टर हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर ये आपका 50% पेमेंट रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और जो फंड्स हैं वो सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी और एक्टिविटी के लिए नहीं यूज़ कर सकते। और जो है द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द फर्स्ट ईयर इज़ रीपेड ओवर 2 years इन इक्वल मंथ्स। और 2 years यानी कि बाकी का जो है वो 2 साल बाद आपको 2 साल में आपने इसकी बिल की किस्तें जमा करानी पड़ेंगी, वो जितना भी आपका लोन बनेगा, ठीक है। उसके अलावा हम चार्जेस की बात करें अगर, तो जो चार्जेस हैं वो 25,000 इसके चार्जेस हैं जो आपको कार्ड पे देने ही पड़ेंगे। उसके अलावा FAD के चार्जेस हैं, ठीक है। यानी ये एक चीज़ है जो इस लोन में नहीं ठीक, क्योंकि अगर आपने 10 लाख का लोन लेना तो 75,000 आपको देना ही पड़ेगा इनको, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है ना लोन अप्लाई करने से पहले, ठीक है। उसके अलावा इसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा सिक्योरिटी डिटेल में है, हम इसको देख लेते हैं कि पर्सनल गारंटी की इसकी ज़रूरत है, ठीक है। इसको और कोई चीज़ नहीं आपको रखवानी पड़ेगी। तो उसमें यह है कि अर्बन यूनिट कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस विद इन 6 months ऑफ लोन अप्रूवल एंड एनुअली देर आफ्टर। यानी उसमें ये कह रहा है कि जो है ना इनका अर्बन यूनिट है थर्ड पार्टी जो आपके लोन को वेरीफाई करेगी कि जो ये बंदे ने लोन लिया वो सही जगह लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। तो फिजिकली आके उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। पहली दफ़ा वो 6 महीने बाद आएंगे और फिर वो हर साल के बाद आएंगे उसको वेरीफाई करने के लिए कि आपने लोन सही जगह लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद इसकी की कंडीशंस हैं कि यानी आपने उधर ही पैसा लगाया जिधर आपको कहा गया है, जिधर आपने आइडिया दिया या जो आपका बिज़नेस है उधर ही पैसा लगना चाहिए, ठीक है। तो यही इसकी मेन एप्लीकेशन का कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये उसी पेज पे वापस आ गए हैं। अब हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम अपना अकाउंट बनाएंगे फिर वो हमें लॉगिन होने देगा। तो अकाउंट बनाने के लिए भी वही शरायत है, ठीक है। इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, वही रिपीट हुई है। आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और आपके पास एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। आपके पास ये पेज आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको दोबारा पढ़ लें। तो जैसे ही आप इसको पढ़ लेंगे तो आपने एक्नॉलेज एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं पूछे, जो आपकी CNIC पे डिटेल है इसने वही हमने एंटर करनी है। अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपना CNIC एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, कार्ड, CNIC कार्ड की इशू डेट, CNIC कार्ड की एक्सपायरी डेट, ठीक है। यहाँ पे अपना आपने मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड आपने दोबारा लिखना है। ये सब कुछ करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आप जाएंगे दोबारा लॉगिन पेज पे, वहाँ पे जाके आप अपना वो देंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने जाना है, उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आएंगी पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद आपके पास पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। उसमें आपने दोबारा वही चीज़ें एंटर करनी है जिसमें आपने एप्लीकेशन जेंडर, आप मेल है तो मेल आपने सेलेक्ट करना है, आपने अपना एड्रेस देना है, आपने प्रोविंस अपना लिखना है, डिवीज़न लिखनी है। इसमें फैसलाबाद है तो मैंने फैसलाबाद लिखा है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, फैसलाबाद लिखा है, तहसील फैसलाबाद है, फैसलाबाद लिखा है, फिर सिटी फैसलाबाद लिखा है, ठीक है। ऑनरशिप इसमें आप पूछते हैं कि आप किसके घर में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं, आपने वो लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स, आपके कोई डिपेंडेंट है, आप ज़ाहिर बात है अगर आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ आपके डिपेंडेंट होंगे, आपके बच्चे आपके डिपेंडेंट होंगे, नहीं तो आप एक इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताना है, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की है तो मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है कि आप अभी करंटली एम्प्लॉय हैं कि नहीं हैं और आपका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये फॉर्म फिल करने के बाद हम इधर जाएंगे बिजनेस डिटेल में, ठीक है। और बिज़नेस डिटेल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे वो फिर हमसे मज़ीद हमारे बिज़नेस के बारे में क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं।
सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कि बिज़नेस की हैसियत क्या है या बिज़नेस स्टेटस क्या है। तो इसमें वो ये पूछ रहा है बेसिकली कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं या आपका अकेले का बिज़नेस है, उसका क्या स्टेटस है। तो मेरा क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है कि इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ अकेला ही इस कारोबार में का मालिक हूँ, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके अलावा बिज़नेस नेचर में बिज़नेस नेचर है, उसमें वो ये पूछता है कि यार ये ट्रेडिंग है, ये सर्विसेज का बिज़नेस है, ये एग्रीकल्चर का बिज़नेस है, किसके रिलेटेड बिज़नेस है। तो वो बिज़नेस नेचर में हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस कब आपने इस्टेब्लिश करना है एंड वो सिलेक्ट करेंगे। यानी अगर इसमें ये है कि अगर आपका बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हम आज की डेट या जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे होंगे वही डेट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ बिज़नेस है, अगर आपका बिज़नेस पहले से इस्टेब्लिश है तो आप वो लिख दें, ठीक है। नहीं तो आप नया नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट पर्सन जो यानी आप ही होंगे इस केस में, तो आपने अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे अपना बिज़नेस का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लिख देनी है, यहाँ पे बिज़नेस का एड्रेस लिख देना है, ठीक है। बाकी सेम चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे वो फिर बिज़नेस की मज़ीद डिटेल पूछता है, जिसमें हमने ऑनरशिप बिज़नेस प्रेमिसेस यानी कि कारोबार आपने किस जगह पे करना है। यानी अगर मैंने जहाँ करना है तो ये मैंने अपने घर में ही करना है, तो यहाँ पे मैंने फिर अपना घर का ही बताया कि मैं अपने घर में ही शुरू करूँगा और मेरा घर जो है वो मेरे पेरेंट्स की मलकियत है, तो वो इधर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि मेरा NTN बना हुआ है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे नेशनल टैक्स नंबर में फिल करूँगा। NTN आपका जो है ना, अगर आप फाइलर हैं तो वो आपका CNIC नंबर ही होता है, तो यहाँ पे मैंने अपना CNIC नंबर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि मेरा बिज़नेस बिल्कुल नया है तो मैंने रजिस्ट्रेशन नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे तो ये खाना खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगा। उसके अलावा जी आपके पास आ गया जी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये भी हमारे पास अभी लागू नहीं होता क्योंकि हम अभी जी रजिस्टर नहीं हुए, ठीक है। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिज़नेस, आप अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ तो जो आपका आइडिया होगा ना उसको आपने लिख देना है। यहाँ मैक्सिमम यानी 50 वर्ड्स भी नहीं, 40 वर्ड तक आते हैं, तो 40 वर्ड में ना आपने अपना बिज़नेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा जी आपने ये सारा जो है ना ये अपने बिज़नेस के हिसाब से बिज़नेस टू बिज़नेस वेरीफाई करेगा, लेकिन आप इस बार जो है ना अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ ही लिखेंगे। यहाँ मंथली सेल्स अमाउंट लिखेंगे, कितनी आपकी सेल होगी, उसके बाद नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, उसके अलावा आपकी एवरेज जो आप एम्प्लॉय रखेंगे उसकी सैलरी कितनी होगी, उसके अलावा उसका रेंट कितना होगा, मंथली रेंट कितना होगा, ठीक है। आप जहाँ पे काम कर रहे होंगे, फिर आप मंथली यूटिलिटीज़ के क्या खर्चे होंगे, यानी यूटिलिटीज़ यानी कि आपको इंटरनेट चाहिए, बिजली चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो उसका आप एक बता देंगे कि यार इतने मेरे इधर खर्चे होंगे, ठीक है। उसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे वो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। जब आप ये फॉर्म पूरा कर लेंगे उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो हम चले जाएंगे लोन डिटेल में, ठीक है। तो लोन डिटेल में जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पे हम जाके जितना हमें लोन चाहिए हम वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मुझे 10 लाख चाहिए तो मैं 10 लाख पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद जी हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन का ये है कि इधर हमारे पास CNIC की फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी और अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो मेरे पास पिक्चर्स थी वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। फ्रंट कॉपी CNIC की, बैक कॉपी, और क्योंकि मेरे पास अकाउंट स्टेटमेंट है, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ उन्होंने वहाँ से मैंने ली है, ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ पे मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आप देख लें, ठीक है। जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो आप फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको OTP भेजेगा। ये OTP आपको उस नंबर पे भेजेगा जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त नंबर दिया था, ठीक है। उस पर आपको OTP आएगी, OTP आप इधर लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप OTP लिखेंगे तो आपको ये एक और डेक्लेरेशन फॉर्म दे देगा, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो यही लिखी हुई है कि जो आप लोन ले रहे हैं वो आप उसी काम के लिए ले रहे हैं जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप बैंक को वापस कर देंगे लोन, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है इसको, ठीक है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है प्लीज़ एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग, वहाँ पे आप टिक करके और प्रोसीड पे करेंगे, फिर हमने ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास PSID नंबर
आना शुरू हो जाएगा। इसके टॉप पे देखें तो यहाँ पे PSID नंबर आ रहा है, यानी ये हमारा चालान नंबर है, ठीक है। और ये फिर हमें अब हमें फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। तो फ़ीस जमा कराने के लिए हम किसी भी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। जिस मर्ज़ी एप्लीकेशन पे चले जाएँ, उसमें हमने वन बिल पे क्लिक करना है और वन बिल पे जाके तो ये पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास मीज़ान बैंक थी तो मैंने मीज़ान बैंक के साथ इसकी पेमेंट की है। तो वो पेमेंट का भी हम देख लेते हैं कि इसकी पेमेंट हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन पे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी मीज़ान बैंक की, हम मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे फिर हम जाएंगे बिल्स एंड टॉप अप्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमने लिखना है वन बिल, ठीक है। तो यहाँ पे वन बिल टॉप अप आ जाएगा, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने वो फिर जो PSID उन्होंने दी थी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। PSID लिखने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। PSID जो है वो मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। ये PSID लिख के हमने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे हमने कोई भी निकनेम दे देना, क्योंकि मीज़ान बैंक में पहले हम इसको बिल को सेव करते हैं, फिर हम इसकी पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये AKC आ गया, ठीक है, जो हमने निकनेम दिया था उसको। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें अपना नाम शो करा देगा, ठीक है। ये आपने नाम वेरीफाई कर लेना है। और ये वही कंज्यूमर नंबर है। बिल अमाउंट भी आ गई हमारे पास 500 रुपये। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बिल पे हो जाएगा। इसके बाद वो 2-3 दिन लगते हैं उसको अपडेट होने में, ठीक है। अपडेट होने के बाद वो आपकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट करेंगे। तो जो असेसमेंट है वो भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। लेकिन आपने इसको ना सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना, ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियो मिलती रहें।